बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अहमद, जैसे मैं आम तौर पे आपको समझाता हूँ कि कोई भी अच्छा स्टूडेंट या बीइंग ए फिजियोथेरापिस्ट आप तब तक अच्छे नहीं हो सकते, ख़ास तौर पे आप अगर जैसे ही आप फिजियोथेरापिस्ट कहेंगे जी हम अच्छे बन जाएं। अच्छा फिजियोथेरापिस्ट बनने के लिए स्टूडेंट लाइफ से ही आप अपनी प्लानिंग को अगर इस तरह जारी रखें, फर्ज करें कि आप नहीं, आपके पास ये स्पाइन है, आप किसी एक हिस्से को पकड़ लें, आप ये लंबर स्पाइन है, आप लंबर पेन, लो बैक पेन को ही आप पकड़ लें। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी, या आपके एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक बात आ जाती है कि जी लो बैक पेन के ऊपर आपसे पूछा जाता है ये क्या होती है, कैसे होती है, इसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन आती हैं, इसकी सारी बातें। किसी भी स्टूडेंट को भी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपकी एनाटॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको ये इल्म में होना चाहिए कि ये जो वर्टिब्रे हैं, इन वर्टिब्रे की पोस्टीरियर साइड पे और लेटरल साइड पे जो जो इसके पार्ट्स हैं सबके नाम आने चाहिए। ठीक हो, जब इन सब के नाम आएंगे फिर इनके रिलेशन आएंगे टू अदर्स बॉडी पार्ट्स। ठीक हो गया, मतलब माइन्यूट चीज़ों में जाने की बजाय अगर हम रफ इसे बोल के कहें तो आपकी एनाटमी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब एनाटमी अच्छी होगी, उस एनाटमी अच्छी होने के बेसिस पे आपकी काइनेजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स अच्छी होगी। उन्हें इतना अच्छा होना चाहिए कि आप चलते हुए बंदे को भी ये अंदाज़ा लगा सकें कि नॉर्मल क्या है, उसमें एबनॉर्मेलिटी क्या है। इसलिए जब आपकी एनाटमी अच्छी होगी, आपकी बायोमैकेनिक्स अच्छी होगी, उसी अच्छी और गुड बायोमैकेनिक्स के नॉलेज पे आप किसी भी चीज़ को, उसकी पैथोलॉजी, आप पैथोलॉजी हम कहेंगे पैथोबायोमैकेनिक्स। ठीक हो गया, अगर उस पैथोबायोमैकेनिक्स को आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक, जब उसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छी होगी तो उस बेसिस के ऊपर आप डीडीबी बनाएंगे। ठीक है, से मस्कुलोस्केलेटल को न्यूरोलॉजी से अलग करना है, मस्कुलोस्केलेटल को आपने दूसरी चीज़ें जिसमें मेडिकल कंडीशंस आती हैं उनसे आपने अलहदा करना है। क्योंकि जैसे आप एमएस कर रहे हो मस्कुलोस्केलेटल में, ओएमपीटी में, ठीक है, तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अपना नॉलेज एनाटमी पे, बायोमैकेनिक्स पे बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको चीज़ों को कि मैंने मस्कुलोस्केलेटल में ही इन चीज़ों को लेके जाना है। कुछ पार्ट न्यूरोलॉजी वालों का है, न्यूरो एमपीटी वालों का, उनको आपने देना है। कुछ इसमें स्पोर्ट्स वाले भी आएंगे, कुछ चीज़ें वहाँ जाएंगी, कुछ प्योर मेडिकल के होंगे, ताकि आप, अच्छा ये सारी चीज़ होंगी कि आपकी एनाटमी अच्छी होगी, आपकी बायोमैकेनिक्स और कैंजियोलॉजी अच्छी होगी, उसके ऊपर आपकी पैथोबायोमैकेनिक्स अच्छी होगी। पैथोबायोमैकेनिक्स अच्छी होगी, देन आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे आप अपनी पीटी इंटरवेंशंस। जब पीटी इंटरवेंशन आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्पेशल टेस्ट क्लिनिकल आप लगाएंगे, फिर उसके ऊपर सारी चीज़ें करके आपने डायग्नोसिस बनाना है जी ये मेरा एक चीज़ बन गई, अब इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है। जब आप उसको सॉल्व करने लगेंगे, फिर वहाँ पे सारे बाबा है, फिजियोथेरापिस्ट हैं, आप जिसको फॉलो करते हैं, आप मेटलैंड को फॉलो करते हैं, आप केल्टन बॉर्न को फॉलो करते हैं, आप ओला ग्रेंजी को फॉलो करते हैं, आप एक चीज़ और मुलिगन को फॉलो करते हैं। आपने हर मरीज को अपने एक पैटर्न पे रख के, अब जो ओला ग्रेंजी है वो सबका अमलगम बना हुआ है। ठीक है जी, इन सारी बातों में जो अब नई रिसर्च जिसमें सबसे पायनियर है चैड कुक, अमेरिकन फिजियोथेरापिस्ट हैं, पीएचडी हैं, और कई उसके आथर्स हैं, वो एक्टिव मूवमेंट्स को ज़्यादा रोल देते हैं कि जी आप कि वो पुरानी बातें हैं, वो जो पुराने बाबे ऐसे कह रहे थे, कहते जी बहुत सारी रिसर्चेज अब ऐसी हैं जो पुराने बाबों की उन सारी चीज़ों को जीरो कर चुके हैं कि नहीं वो फारिग थी बातें। एक्टिव मूवमेंट को ज़्यादा वो वेटेज देते हैं कि एक्टिव मूवमेंट के साथ आपके, देखिए
कम्बिनेशन में आप जैसे उस दिन हमारी आई थी स्टूडेंट अमेरिका वाली, वो कहती थी हम मोडालिटी यूज ही नहीं करते। उन्होंने कहा थी जिस क्लिनिक में पुली लगी हो तो पुली पे वो चलान कर देते हैं, क्लिनिक सील कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक पेन मोडालिटी है वो लगाएं, उसके बाद एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक्सरसाइज में भी कोशिश की जाए कि एक्टिव एक्सरसाइज करवाई जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम करते हैं, आपने सेशन रखा हुआ है मरीज का 45 मिनट्स, आपने 5-7 मिनट मोडालिटी दी। यहाँ पर मोडालिटी का क्यों रिवाज पड़ा? क्योंकि शुरू से जब हम थे, जैसे शुरू में हुए लोगों को अंदाजा हुआ जी मशीन है, जी मशीन है, ठीक है 5-7-10 मिनट मशीन लगाएं। उसके बाद एक्टिव एक्सरसाइजेज जहाँ पे स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है, ग्रेड 1-2 में वहाँ हल्की हल्की स्ट्रेचिंग जब देते हैं तो स्ट्रेच के साथ भी एक्टिव मूवमेंट को एनहांस करवाएं। जैसे कल मैं अतर भाई पे आप बता रहा था कि आपने शोल्डर आपने गर्डल को रोका, ग्लिनोहिमरल जॉइंट को थोड़ी सी ट्रैक्शन दी, ट्रैक्शन दे से उनसे अबडक्शन करवाएं, उनसे फ्लेक्शन करवाएं उस ट्रैक्शन के साथ। ठीक हो गया। आपने ट्रैक्शन दी या उन्हें कहें कि आपके थोड़ा बहुत जाके कॉन्सेप्ट मिलता है मूलिगन के साथ, क्या बोला? मूवमेंट विद मोशन। ठीक हो गया कि वो ठीक हो गया उसी के साथ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज्यादा इन्हीं का है चैट कुक का। ये कहते हैं कि ज्यादा एक्टिव मूवमेंट पे जितना आप फोकस करेंगे आपको रिस्पांस उतना ही ज्यादा अच्छा मिलेगा और आपका मरीज जल्दी ठीक होगा। एक और फिर मरीज को जब तक आप अपनी उस रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में उसे शामिल नहीं करेंगे आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। आपका मरीज जाके अगर घर पे जो आप उसे अच्छा होम प्रोग्राम देते हैं कि जाके भाईजान, आपी जान, पुप्पो जान ये काम आपने करना है, वो काम अगर नहीं करती 2 दिन के बाद आती है दर्द जी है, दर्द ऐसा क्यों ना हो। हम समझाते हैं कि जी आपको ये डिस्क का प्रॉब्लम है, आपने सोना ऐसे है, आपने उठना ऐसे है, हम अवॉइड करवा रहे हैं कि ज़्यादा लेटना नहीं है। ठीक है, कम लेटें, कम चलें, बैठे तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक हो गया। मतलब जैसे हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए लेट लें फिर उठ के चलें फिरें, जब बैठना है तो कमर को कर्व कैसे रखना है, आपने उठना कैसे है, इन सारी बातों पे जो हम एजुकेशन मरीज की कर रहे हैं उस पर अमल करवाना। इसके बाद रिजल्ट की तवक्को रखी जाए। अच्छा स्टूडेंट, अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट, तब ही ये उन सारी चीज़ों पे कामयाबी होनी है जब एनाटमी अच्छी होगी, जब कार्डियोलॉजी, जब बायोमैकेनिक्स, ये 2 चीज़ें अच्छी होगी तो इसमें आपको पैथोबायोमैकेनिक्स का पता चलेगा। जैसे पैथोबायोमैकेनिक्स का पता चलेगा, आप अपने पीटी इंटरवेंशन जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर पीटी इंटरवेंशन में इलेक्ट्रोथेरेपी का पार्ट भी है, मैनुअल थेरेपी का पार्ट भी है। फिर मैंने कहा कि मुख्तलिफ थ्योरीज चलती हैं। अब लंबर के हवाले से मोटर कंट्रोल थ्योरीज बहुत अच्छी हैं। कैसे बना? जैसे मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा इंटीरियर पेल्विक टिल्ट करा के मरीज को वहीं रोक के डीप ब्रीदिंग करवाएं, उसे खुद से इंटेंशनली ये करें कि यहाँ रोकें, फिर उससे थोड़ा और करें। कल की एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें शाह साहब को मैंने करवाया था। आप लंबर स्पाइन पहले बिल्कुल स्ट्रेट थी उनकी, हमने कह रहे थे नीचे करें नहीं कर पा रहे थे, ऐसा ऐसा तो उनकी यूँ पूरी हालो हो गई थी। उसी मोटर कंट्रोल से ही वो ऐसा 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 डेवलप करते जाता है बंदा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा अपने जो आपके आगे स्टूडेंट्स आएंगे उनको यही तरीके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और सिखाएं कि पढ़ना ऐसे है, कुछ पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है, फिर आपने जब मरीज पे भी आना है तो ऐसे ही आना है, ताकि हमारा काम जो हमारे हिस्से में है 2-3, देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ खड़े हैं, बाहर रिसेप्शनिस्ट भाई बैठे हैं, जो मरीज आता है वो आपको वहाँ पैसे दे आता है, आपको पैसे रिस्क मिल गया। अब उसको हलाल करना है कि हराम करना है? हलाल करने का तरीका यही है, मरीज को आपने असेस किया, असेस करने के बाद आपको लगा ये मेरा काम नहीं है, ठीक है, आपने उसको टाइम दिया, यार खुदा के लिए आपने थोड़ा सा टाइम दिया, पैसे वापस कर दो सकें भाईजान वहाँ जाएँ, ठीक है, उस पैसे को आपको रखने का जी ठीक है, आपने 10 मिनट दिए, 15 मिनट दिए, अगर उस 15 मिनट के आप पैसे चार्ज कर रहे हैं कि जी मैंने टाइम दिया मैं पैसे ले लूँ, आपकी मर्जी है, ठीक हो गया, वापस कर देने में ज़्यादा अच्छा ही है, ठीक हो गया। एक बात। दूसरी बात, आप उसको 100% जो आपकी नॉलेज, जो आपका दिमाग आपको उस वक्त तक अल्लाह ने नॉलेज अता किया उसके मुताबिक दुरुस्त फैसला करें,
और दुरुस्त फैसला करके उसके ऊपर अपना अच्छे से अच्छा इनपुट दें, ताकि अपनी पूरी एफर्ट आप लगाएं, मरीज ठीक हो। आपको लगता है कि इतने % ठीक हो सकता है, पहले दिन उसे बताइए कितना आप ठीक हो सकते हैं। क्या कहते हैं, कौन से गोल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो गोल हो वो क्या हो, रियलिस्टिक गोल होने चाहिए। मरीज आपका 80% आपकी मेहनत से, अल्लाह के फजल से आप समझते हैं ठीक हो सकता है, मौजज़ा अल्लाह की ज़ात के पास 100% कर दे। जहाँ मरीज 80% ठीक होता है, आपके सामने मैं मरीज को 70% कहता हूँ। 80% ठीक होगा तो ज़्यादा खुश होगा। ठीक हो गया, एक तो इस बात का ख्याल रखा जाए। हमेशा ज़हन में रखिए, मेहनत और ईमानदारी, लालच बिल्कुल नहीं, रिस्क मिलता जाना है, आपसे कमी भी नहीं होनी रिस्क में। मरीज को अच्छाई की तरफ लेके जाएं, मरीज को अच्छे तरीके से डील करें, इन सारी थियोरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे। आप देखिए, आपके पास टेक्नीशियन है, आप उसे सिखा रहे हैं, वो कल को अच्छा टेक्नीशियन बन सकता है, आपका हेल्पर भी बन सकता है, मत, लेकिन उसके पास आप वाला नॉलेज नहीं है जी। अगर आपके पास नॉलेज है, काम आप उसी टेक्नीशियन की तरह कर रहे हैं, देन व्हाट द डिफरेंस इज। ये जहन में रखिए, 45 मिनट्स से कम सिवाय फेशियल पॉलिसी के और कोई ऐसा वो नहीं है सेशन। आप किसी का, आपके पास स्ट्रोक का मरीज आ जाए, आप कहेंगे 20-25 मिनट में आपका सेशन होगा, आप फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर स्ट्रोक का मरीज कभी भी घंटे से कम टाइम नहीं लेता। ठीक है, आप उसके रीएजुकेशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप उसके स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसके बाद आप उसके साइकिलिंग करवाते हैं, आप कहेंगे उसके बाद आप वॉक करवाते हैं, आप उसे स्टेपिंग सिखाते हैं, आप उसके हिप की फ्लेक्शन गाइड कर रहे हैं। अब ये सारा कुछ जाके घर कर ले, घर वो कर सकता है? मुमकिन नहीं है। जितना आप अच्छा किसी को गाइड करेंगे, अल्लाह उसका ज़्यादा ही अजर आपको देगा, और मेहनत में अजमत है। आप इसे मेरी नसीहत भी समझिए, वसीयत भी समझिए। अल्लाह आपका हम नासिर होगा इंशाअल्लाह। चलेंगे, अल्लाह खैर करे।